हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षा शास्त्र पढ़ने वाले हैं, जो कि सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका मैथ्स वीक है, गणित के सवाल लगाने में जिनको दिक्कत होती है। मैथ्स पेडागोजी पर अगर आपकी पकड़ स्ट्रांग बन जाएगी तो आसानी से सी टेट के 30 अंकों में से आप 15 अंकों से ज़्यादा ला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गणित शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी स्कूल में क्या मुख्य उद्देश्य है गणित शिक्षा का, यानी कि गणित पढ़ाने का। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गणित के सवाल लगाना आना और गणितीकरण होना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो सोच प्रक्रिया का अगर गणितीकरण हो जाएगा तो बच्चा वास्तविक जीवन में भी गणित शिक्षा का यूज करके समस्याओं का समाधान कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ उसको मैथ्स आता है, गणितीकरण उसके सोच प्रक्रिया का नहीं हुआ, तो क्या होगा वो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए, हो सकता है किसी बच्चे को गणित के सवाल लगाने आते हों प्राथमिक विद्यालय के, 8+4 आप उसको देंगे तो हो सकता है वो जोड़ के बता दे 12 होता है। लेकिन अगर उसके सोच प्रक्रिया का गणितीकरण नहीं हुआ होगा, ठीक है, जो कि वर्तमान समय का सबसे मुख्य उद्देश्य है, तो अगर आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारे पास 8 लड्डू हैं, 4 लड्डू तुमको कहीं और से मिल जाते हैं, तुम्हारी मम्मी दे देती हैं, तो कितना हो जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि अमूर्त रूप से या मौखिक रूप से जब आप उससे कोई सवाल पूछेंगे तो वह कंफ्यूज हो जाएगा, भले ही उसको गणित के सवाल लगाना जोड़ घटाना उसको आता हो तो भी। तो सोच प्रक्रिया का जब गणितीकरण कर दिया जाएगा तो वास्तविक जीवन के समस्याओं का हल भी बच्चा गणित के शिक्षा के माध्यम से उसका निकाल पाएगा हल, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि गणितीकरण करना क्या है और गणित सीखना क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गणित जो है अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना सिखाता है, यानी कि अमूर्त रूप से जो समस्याएं सामने आ सकती हैं बच्चे के, अगर गणितीकरण हुआ है तो उन समस्याओं का समाधान वह कर पाएगा। जैसे कि यहाँ नोट कर सकते हैं आप, सोचने के वैसे कई तरीके हैं, लेकिन जिस तरह की सोच कोई गणित में हासिल करता है वह है अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इस पीपीटी में, इस क्लास में आप पीपीटी के थ्रू जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं आप, ये सभी एनसीईआरटी द्वारा सुझाए गए हैं। एनसीईआरटी द्वारा मैथ पेडागोजी के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो सब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सी टेट के लिए इससे सेलेक्टेड मैथ पेडागोजी में कुछ नहीं हो सकता, तो नोट जरूर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को आगे आने वाले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। एनसीईआरटी की दृष्टि में स्कूली गणित जिन परिस्थितियों में सीखी जानी चाहिए वह है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। एनसीईआरटी मानता है कि गणित जो है इन 5 परिस्थितियों में सीखी जानी चाहिए। वो 5 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे बच्चा इंटरेस्ट के साथ सीखे। तो पहला पॉइंट है, बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें, ठीक है। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। अब महत्वपूर्ण गणित क्या होता है वो आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, गणित बच्चों के जीवन अनुभव का हिस्सा हो जिसके बारे में वो बात कर सकें, ठीक है। बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करें और हल ढूंढें। बच्चे संबंधों और संरचनाओं की सोच बनाने में अमूर्त विचारों का प्रयोग करें और गणित की मूल संरचनाओं को समझें। तो ये 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जो एनसीईआरटी द्वारा सुझाई गई हैं कि गणित इन्हीं परिस्थितियों में सिखानी है बच्चों को, ठीक है। चलिए 5 पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि गणित शिक्षा का जो उद्देश्य है, कुछ गणितज्ञों द्वारा जो बताया गया है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्ट ये यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टेटमेंट ये आ जाए और पूछ दे कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा, किस गणितज्ञ द्वारा या किसके द्वारा बताया गया है। तो डेविड व्हीलर ने क्या बताया है गणित शिक्षा का लक्ष्य, वो ध्यान रखिए। सरल शब्दों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वह होता है कि विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। लेकिन गणितज्ञों द्वारा क्या बताया गया है, देखिए डेविड व्हीलर ने कहा है कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, डेविड व्हीलर ने कहा है। और जॉर्ज पुलिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जॉर्ज पुलिया ने क्या कहा है, जॉर्ज पुलिया के अनुसार हम स्कूली शिक्षा के 2 तरह के उद्देश्यों के बारे में सोच सकते हैं। इनके अनुसार गणित शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य हैं। कौन कौन सा है, पहला उद्देश्य जो है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो उद्देश्य है वह अच्छा तो है लेकिन संकीर्ण है,
ठीक है, यानी कि छोटा है, अच्छा है लेकिन क्या है, छोटा है। वह उद्देश्य कौन सा है कि बच्चे को रोजगार के योग्य बना देना। ठीक है, ऐसा गणित सिखाएं कि बच्चा रोजगार के योग्य हो जाए। यह हो गया पहला उद्देश्य, अच्छा तो है लेकिन संकीर्ण है। अब दूसरा जो उद्देश्य है वह ऊंचा उद्देश्य है। वह क्या है, यह है कि आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित खूबियां हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकाला जाए। गणित शिक्षा का ये उच्च उद्देश्य है, ऊंचा उद्देश्य है और दूसरा उद्देश्य है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेविड जॉर्ज पुलिया ने ये चीज़ कहा है। चलिए, आप समझ चुके होंगे कि अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य क्या है, रोजगार युक्त बनाना, और ऊंचा और दूसरा उद्देश्य क्या है कि उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, जो कि इस समय वर्तमान समय में एनईपी द्वारा भी सुझाया गया है। एनईपी 2020 में भी ये चीज़ें बताई गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आप सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। मैथ्स पेडागोजी या सी टेट के पेपर में एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है। तो सी टेट एग्जाम के माध्यम से वह जस्ट इतना जानना चाहता है कि आपने बीएड बीटीसी किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है। ठीक है, तो आप शिक्षक बनने के योग्य हैं या नहीं हैं, बच्चों के बारे में आप कितना बेहतर सोच सकते हैं, उनके भलाई के बारे में, उनके शैक्षिक योग्यताओं के बारे में, ठीक है, अधिगम के बारे में, वो सी टेट एग्जाम के थ्रू जाना जाता है। तो आपको क्या करना है, एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह अपने आप को एक टीचर समझना है और प्रश्नों का आंसर देते समय वास्तविक जीवन के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। और वही आंसर हमेशा सही होता है सी टेट में जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे का हित छुपा हुआ हो। ठीक है, यानी कि बच्चे के लिए सबसे उपयोगी, सबसे आदर्श आंसर जो होगा वही सी टेट में हमेशा सही होता है। और मैथ्स पेडागोजी में क्या है, मैथ्स में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे के सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना ही प्राथमिक विद्यालय में मुख्य उद्देश्य है। और इसी पॉइंट से सी टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमको ऐसा गणित नहीं सिखाना है कि उसको जोड़ घटाना गुणा भाग लगाने आ जाए, यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। बच्चे को ये सारी चीज़ें तो आ ही जाएंगी, जो अनपढ़ लोग होते हैं, मतलब जो नहीं पढ़े होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनको भी जोड़ना घटाना आता है। ठीक है, लेकिन उसके तार्किक क्षमता का विकास करना है गणित शिक्षा के माध्यम से, ताकि बच्चा वास्तविक जीवन के समस्याओं का समाधान कर सके। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। गणितीय उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने में पूर्वानुमान के ऊपर कार्य करना मुख्य है। यानी कि आप गेस कर सकते हैं, अगर गणित शिक्षा आपको अच्छे से दी गई है, मैथ्स में आप अच्छे हैं, तो आप चीज़ों को गेस कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उसके आधार पर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से शिक्षा देना है गणित में। जिस तरह की योग्यता कोई गणित में सीखता है वह अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कार्य करने की विधियां देता है। ठीक है, आप खुद अपने अगल बगल अपने बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से आता होगा, रीजनिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग होगी। जिनको गणित आता है उनकी रीजनिंग भी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। आप कह सकते हैं कि गणित जो है वह ब्रेन को इन्हेंस कर देता है, मतलब उसका क्षमता बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऐसा गणित हमको सिखाना भी है। अब देखिए, अब यहाँ गणित शिक्षा के लक्ष्य से भी क्वेश्चन बनते हैं सी टेट एग्जाम में। और हाँ, माफ़ी चाहूँगा उन स्टूडेंट से जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको हो सकता है ये हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा, हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए, और आगे से कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें लिखी हों। अब देखिए, गणित शिक्षा का लक्ष्य यहाँ ध्यान से देखिए, यह एनसीईआरटी के डायरेक्ट किताबों से लिया गया है, डायरेक्ट उसका पेज ही है, समझ लीजिए। ध्यान से देखिएगा, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। अब महत्वपूर्ण गणित क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है। गणित को सूत्रों और यांत्रिक क्रियाओं तक सीमित रखना बहुत नुकसान पहुंचाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने सी टेट में पेडागोजी का है, मैथ्स पेडागोजी का, तो गणित जिसमें गणित के सूत्रों को, यांत्रिक क्रियाओं को रटने समझने पर बल दिया जाएगा, वह आंसर कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो गणित कैसा होना चाहिए, महत्वपूर्ण गणित, किसी गणितीय तकनीकी का कहाँ तथा कैसे उपयोग करना है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, न कि उस तकनीक को याद रखना जो कि किसी पुस्तक का उपयोग करके आसानी से किया जा सकता है। यानी कि याद रखना, अभी जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति है या गणित शिक्षा है, यहाँ पर याद रखने को
बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता, कि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली हैं तो ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा आज के समय में कि आप बहुत योग्य हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। याद रखने का काम तो हम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई टेक हो चुकी है कि हम चीज़ों को दिमाग में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसलिए याद रखना नेगेटिव टैग वर्ड है प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है। देखिए, स्कूल को ऐसा समझ पैदा करने की ज़रूरत है, ठीक है। कैसा समझ, कि उन चीज़ों का उपयोग वास्तविक जीवन के साथ हो सके जो गणित में वो चीज़ सीखते हैं। बच्चे गणित को इस रूप में देखें कि इसके बारे में वे बात कर सकें, संप्रेषण कर सकें, आपस में चर्चा कर सकें और उस पर मिलकर कार्य कर सकें। गणित को बच्चों के जीवनानुभवों का एक अंश बनाना सबसे अच्छी गणित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। देखिए, किसी भी शॉप पे हम जाते हैं या किसी भी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं। आप नोट करते होंगे कि हम लोग तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिनसे हम सामान खरीदते हैं कई बार क्या होता है, देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी किताब नहीं खोला, कभी स्कूल नहीं गए। लेकिन जब कई सारे सामान लेते हैं और कैलकुलेशन करने की बारी आती है तो हम कैलकुलेटर निकालते हैं, जोड़ने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और वहाँ एक अनपढ़ सा दिखने वाला व्यक्ति या औरत या इंसान जो भी, वो फटाक से जोड़ के हमें बता देता है। क्यों? क्योंकि उसके सोच प्रक्रिया का गणितीकरण हुआ है अनुभवों से। व्यक्तिगत अनुभव उसके जीवन के इतने बेहतरीन थे कि उसको किताब पढ़कर गणित सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो वही शिक्षा हमें प्राथमिक स्कूल के बच्चों को भी देना है कि वह वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में गणित का यूज़ कर सकें, वो बातचीत कर सकें, वो खेल खेल से सीख सकें, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, न कि वो गणित के सूत्र फॉर्मूले याद करें, ठीक है। वो गणित के यांत्रिक क्रिया जो मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप सवाल लगाना होता है उसको याद करें, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। उनको वास्तविक गणित अगर आप सिखा देंगे तो वही सवाल वो बिना बहुत सारे स्टेप के मौखिक रूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, अमूर्त रूप से चिंतन करके। चलिए अब देखिए, बच्चे अर्थपूर्ण गणितीय समस्याएं प्रस्तुत तथा हल करें, ठीक है। स्कूल में गणित ऐसा क्षेत्र है जो औपचारिक रूप से सवाल हल करने की कुशलता पर केंद्रित है। अभी वर्तमान समय में एक कोई क्वेश्चन होगा, उसका 5-6 स्टेप होगा, कोई फॉर्मूला उस पर अप्लाई करना होगा, उसका आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में ऐसा ही गणित पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा गणित नहीं पढ़ाना है। कैसा पढ़ाना है? यदि इसे किसी के जीवन में उपयोग में आने वाली एक योग्यता के रूप में समझें तो स्कूल में सीखी गई तकनीक और विधियों का महत्व बढ़ जाता है। गणित रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने का भी अवसर देता है और नए संवाद निर्मित करता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे संबंधों को समझने में, संरचना को देखने, वस्तुओं के बारे में तर्क करने में, कथनों की सत्यता असत्यता पर तर्क करने में अमूर्तनों का प्रयोग करें। तार्किक चिंतन महान उपहार है जो गणित हमें प्रदान करता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो अमूर्त चिंतन है, यह अमूर्त चिंतन की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? गणित से प्राप्त होती है, ठीक है। तो वही अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विद्यार्थियों में डेवलप करनी है गणित के माध्यम से। वर्तमान समय में यही मुख्य लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी, 1992 में इसको और अपडेट किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो या एनईपी 2020 हो, दोनों में इस बात पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। 2020 माफ़ करिएगा। तो क्या किस चीज़ पर बल दिया गया है गणित पेडागोजी के मामले में? देखिए, गणित को बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तार्किक रूप से बोलने के लिए प्रशिक्षित करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे एक विशिष्ट विषय के अलावा दूसरे विषयों के सहगामी के रूप में देखा जाना चाहिए जिनमें विश्लेषण और तर्क करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है 1986 के माध्यम से कि गणित जो है वो बच्चों में सोचने की, तर्क करने की, विश्लेषण करने की, तार्किक रूप से बोलने की क्षमता विकसित करने वाली गणित होनी चाहिए वर्तमान समय की, ठीक है। और गणित को एक अलग विषय के रूप में आपको नहीं देखना है, उसको दूसरे विषयों का सहयोगी के तौर पे देखना है। जैसे अगर आपको मैथ्स नहीं आएगा, गणित का कॉन्सेप्ट नहीं आपको समझ में आएगा, तो साइंस भी पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, मनोविज्ञान भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, साइकोलॉजी के लिए भी गणित चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको दूसरे विषयों के सहगामी के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए, अब मैथ्स पेडागोजी में आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। एक क्वेश्चन लैंगिक पक्षपात से आता है, ठीक है, जेंडर से आता है।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कक्षाओं के ऊपर किए गए, यहाँ ध्यान दीजिए CTET में 2014 में जब CTET एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो मैंने भी खुद यह क्वेश्चन गलत कर दिया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने NCERT की कभी पढ़ी ही नहीं थी। उस समय ऐसा नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन आप लोगों के पास है तो यहाँ ध्यान से देखिए ताकि आपका गलत ना हो। कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध भी बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका व्यवस्थित अवमूल्यन होता है। ठीक है, यानी कि बहुत से ऐसे शोध हुए हैं जो कि लोग पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ भी है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ठीक है, लेकिन यह क्या है, बिल्कुल गलत बात है। वर्तमान समय में ऐसा कोई नहीं मान सकता कि लड़कियां वीक हैं गणित में या लड़के तेज हैं। यह मानना CTET में कभी सही नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जिस भी ऑप्शन में ऐसा कुछ भी लिखा हो कि लड़के लड़कियों से इस मामले में तेज होते हैं या लड़कियां इस मामले में ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो यह ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा घर के काम में दक्ष नहीं होते हैं, ऐसा कुछ, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, या लड़के लड़कियों से गणित में ज़्यादा तेज होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो किसी में भी जहाँ लैंगिक पक्षपात की बात हो वह ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, जबकि वे गणित में शाब्दिक और ज्ञानात्मक कार्य बहुत अच्छे से पूरा करती हैं। यह भी देखा गया है कि शिक्षक लड़कियों से अधिक लड़कों को संबोधित करते हैं। क्लास में जब मैथ्स पढ़ाया जाता है तो शिक्षक क्या करते हैं, लड़कियों को संबोधित नहीं करते हैं, लड़कों को संबोधित करते हैं। संबोधित करने का मतलब ये हुआ कि किसी लड़के की तरफ ध्यान देकर, लड़के को केंद्र बिंदु मानकर वह समझाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, CTET के अनुसार या NCERT के अनुसार, जिसमें पुरुष की आदर्श अधिगमकर्ता के रूप में पुष्टि होती है। जब अनुदेशनात्मक निर्णय शिक्षक के हाथ में होते हैं तो उसकी अधिगम योजनाएं लिंग संबंधी धारणाओं से ओतप्रोत होती हैं। ठीक है, लड़कों के साथ वे अधिक आविष्कृत समस्याएं समाधान युक्तियों का उपयोग करते हैं, जिससे अधिक अच्छी तथ्यात्मक समझ प्रतिबिंबित होती है। देखिए यहाँ ये जो शब्द है, प्रतिबिंबित होना, तथ्यात्मक, आविष्कृत, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो आप देख लेंगे तो CTET में जो भी कठिन शब्द आते हैं उन सब का अर्थ आप अपनी भाषा में समझ लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है कठिन शब्द करके, वो ज़रूर देखिएगा। या टारगेट टीचर 68500 लिख देंगे और कठिन शब्द लिख देंगे CTET, तो आ जाएगा वीडियो। देखिए यहाँ पर लंबा चौड़ा ये बहुत सारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ नोट मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी दशा में वह आंसर सही नहीं होगा कि लड़की या लड़का किसी विशेष विषय में एक दूसरे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं या खराब प्रदर्शन करते हैं। अगर कोई शिक्षक ऐसा करता है तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में वह ऑप्शन CTET में सही नहीं होगा जिसमें लड़के या लड़की को बेहतर बताया जाएगा। ठीक है, पक्षपात नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए NCERT का ये भी पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित, प्राथमिक स्तर के नोट कर लीजिएगा। प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा के लिए यही शिक्षण सूत्र उपयुक्त होगा चाहिए। तथा बाद में गणित में अमूर्तन का महत्व समविष्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले मूर्त से आप शुरू करेंगे, फिर उसको अमूर्त कॉन्सेप्ट समझाएंगे। निचली कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाएं, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं और गणितीय चिंतन के बारे में संबंधों को समझने के लायक हो जाए। चलिए ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, अब पूछा भी गया है कि अबेकस का क्या उपयोग है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक कक्षाओं में अबेकस, यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, यही अबेकस है। तो यह क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर गिनती सिखाने का, जोड़ घटाना सिखाने का। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्या है, कह सकते हैं TLM है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये चीज़। चलिए, प्राथमिक विद्यालय में अगर हम नए शिक्षक के रूप में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को क्या करेंगे, गिनती सिखाएंगे, जोड़ घटाना सिखाएंगे, और इसी पर अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित रखेंगे कि उनको गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाना, ये सारी चीज़ें आ जाएं, जो कि क्या है, बिल्कुल
गलत हैं। अब ध्यान दीजिए, अंकों व अंक संक्रियाओं की बातें करते हुए गणित के अंकहीन क्षेत्रों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि अंकहीन क्षेत्र क्या है वो ध्यान दीजिए। अंकहीन क्षेत्र है जिसमें आकार में तो कोई अंक होता नहीं है, ठीक है, कोई भी आकार है, यहाँ कोई अंक तो है नहीं, ठीक है। तो आकारों को द्विक संबंधी समझ, ठीक है, पैटर्न, जो पैटर्न होते हैं, मापन तथा आंकड़ों की हैंडलिंग को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। उच्च कक्षाओं में ज्यामिति की प्रस्तावना के रूप में केवल आकारों और उनके गुणों के साथ कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित शब्दों की शब्दावली तैयार की जाए जो कि बच्चे की द्विक स्थान की समझ बढ़ा सके। पैटर्न की पहचान गणित के लिए अहम है। पुनरावृत्त करने वाले साधारण आकार वाले पैटर्नों से शुरू करके बच्चा ज़्यादा जटिल पैटर्न की ओर बढ़ सकता है। कुल मिला के आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ आपको अंकी ज्ञान नहीं देना है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको अंकी चीज़ों पर, यानी कि अंकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। उनको अंकों के अलावा और भी जो आकार है, मापन है, पैटर्न है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गणित में क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। तो हो सकता है वहाँ दे दे जोड़, ठीक है, जो कि अंकों से संबंधित है, घटाना, ठीक है, फिर दे दे आपको मापन या आकार ऑप्शन में, ठीक है। तो उसके बाद आकार दे दे, तो ये क्या होगा, चारों सही हो जाएगा। यानी कि उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे देगा ABCD चारों सही है, कि ABC सही है या C और D सही है। तो आपको ABCD चारों सही बताना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पर डे आपको 7 बजे, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, मैं कोशिश करने वाली बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल से घर आते समय मुझे लगभग 5:30 बज जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री होके PDF तैयार करना, पढ़ाना रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैं अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो पूरा कोशिश करूँगा कि पर डे 7 बजे या 7:30 पर CTET के लिए एक क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड किया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में हो। तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, गणित शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सहायक सामग्री क्या है, जिनसे गणित सिखाना आसान हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री, इनसे गणित पढ़ाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो कितने प्रकार के हैं, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। दृश्य साधन, ठीक है, विजुअल जो है एड्स हैं, उसके बाद श्रव्य साधन, उसके बाद दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के, ठीक है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि इन तीनों में से सबसे उपयुक्त क्या है, तो दृश्य श्रव्य साधन होगा, ठीक है। देखकर और सुनकर, आपको भी पता है कि जब हम कुछ चीज़ सुनते हैं साथ में क्या करते हैं, देखते भी हैं, तो जल्दी समझ में आता है, जल्दी हमें वो चीज़, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता है। तो सुनना और देखना दोनों जिसमें शामिल हो वही सही होगा। अब देखिए, दृश्य साधन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो चित्र, पिक्चर हम दिखा सकते हैं दृश्य साधन में। उसके बाद मूल चित्र, ठीक है, संग्रहालय, म्यूजियम में ले जाकर, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, श्यामपट्ट, वास्तविक पदार्थ, जादू की लालटेन, ठीक है, मॉडल, भ्रमण, रेखा चित्र, प्रतिरूप, मानचित्र, चार्ट, ये क्या है, दृश्य साधन है गणित शिक्षण के। अब श्रव्य साधन में क्या क्या चीज़ें हैं, फोनोग्राफ है, ठीक है, लिंग्वा फोन है, ग्रामोफोन है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। अब एक फोनोग्राफ क्या होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फोनोग्राफ को पहले के समय में यूज किया जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, आवाज़ को हम रिकॉर्ड कर सकते थे और सुन सकते थे, ठीक है। यहाँ पिक्चर मैं अभी लगा दूंगा एडिट करते टाइम। चलिए, अब लिंग्वा फोन क्या होता है, ये भी रिकॉर्ड करके सुनकर बोलने के लिए उपयोगी एक यंत्र है, ठीक है। ग्रामोफोन क्या है, ग्रामोफोन फोनोग्राफ का ही एक कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। रेडियो तो आप लोग जानते हैं, टेप रिकॉर्डर भी, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, श्रव्य साधन है, सुनने वाले। उसके बाद दृश्य साधन क्या है, नाटक, चलचित्र, टेलीविज़न, वीडियो। यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फोनोग्राफ कैसा साधन है, कैसा शैक्षिक सहायक सामग्री है, तो आपको बताना होगा यह श्रव्य साधन है, ठीक है। लिंग्वा फोन पूछ ले, लिंग्वा फोन कैसा साधन है सीखने का, तो आपको बताना होगा श्रव्य साधन है। अगर आपसे पूछ ले टेलीविज़न कैसा साधन है,
तो दृश्य साधन है, दृश्य और श्रव्य दोनों है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब गणित शिक्षण की जो विधियां हैं वो आप ध्यान से देखिए। आगमन विधि, निगमन, विश्लेषण विधि, संश्लेषण, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजन विधि, ये क्या है? गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम में। अब एक एक को अगर एक्सप्लेन करके देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है विश्लेषण विधि, आप इसको ध्यान दीजिए। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो विश्लेषण जो विधि है इसमें क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। ठीक है, यह अज्ञात से ज्ञात विधि का एग्जाम्पल था। इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गणित में रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है? तो विश्लेषण विधि का यूज किया जाता है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण या इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। ज्ञात बातों का यूज करके अज्ञात की खोज की जाती है। ठीक है, चलिए गुण क्या है? इन सबसे वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन देख लीजिए यह विधि सरल सूक्ष्म है। चलिए छोड़िए, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगमन विधि। आगमन निगमन विधि एग्जाम में आता है। इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। तो यह है आगमन विधि। ठीक है, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं इस विधि में। चलिए अगला है निगमन विधि। निगमन विधि क्या है? यह आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उससे सत्य सिद्ध किया जाता है। ठीक है, उसका बिल्कुल उल्टा है, आगमन का बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला विधि। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। एनईपी हो या एनसीएफ हो, ठीक है, या एनसीईआरटी हो, ये सब क्या करते हैं? करके सीखने पर बल देते हैं। और जीन पियाजे के थ्योरी में भी ये चीज़ बताया गया है कि बच्चे किसी भी समस्या का, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, समस्या का समाधान वो खुद ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला विधि से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है क्लास आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आपके लिए यूजफुल लग रही होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए दर्शक हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। इसमें और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको बता दी जाएंगी। थैंक यू।